हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन प्रेप। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पहला चैप्टर, जो कॉमनली आईआईएफएस के नाम से जाना जाता है। ये पेपर दो पार्ट मिल करके बना है। पहला पार्ट है इंडियन इकोनॉमी का और दूसरा पार्ट है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी ये कवर करता है इंडियन इकोनॉमी को, और मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी कवर करता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को। क्वेश्चन जनरली 50-50% आते हैं दोनों ही पार्ट से, मतलब मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी से 50% क्वेश्चन होंगे और मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी से 50% क्वेश्चन होंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी के ओवरव्यू को देखेंगे और जानेंगे कि पास्ट में हमारी इकोनॉमी कैसी थी और अभी कैसी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग शुरू करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल जीडीपी। हमारी जीडीपी जो अभी है वो पहले कैसे थी। अगर हम लोग बात करें इंडिया के पास्ट की, तो एक समय था जब इंडिया दुनिया का सबसे अमीर देश था। एक तरफ हमारे राजा महाराजा के समय में सोना, चांदी, मसाले और भी बहुत तरह के व्यापार होता करते थे, और दूसरी तरफ जब ब्रिटिश रूल आया तो उन्होंने हमारी इकोनॉमी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। शुरुआत करते हैं हम लोग 1000 एडी से। 1000 एडी से। एडी का मतलब होता है, सबसे पहले यह समझ लीजिए, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, मतलब ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये याद रखिएगा, जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बाद हम लोग एडी लगाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको सी मिलेगा, सी का मतलब होता है कॉमन एरा, और कहीं कहीं बीसी भी मिलेगा, बिफोर कॉमन एरा, बीसीई भी मिलेगा, बिफोर कॉमन एरा, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले। तो जीसस क्राइस्ट 1000 ईस्वी, जो हम लोग ईस्वी बोलते हैं हिंदी में, 1000 एडी की बात करें तो हिंदुस्तान का जो हम लोग डेटा देखते हैं वो एंगस मेडिसन डेटाबेस के हिसाब से जीडीपी देखते हैं। एंगस मेडिसन। तो इंडिया एंड चाइना together contributed 50.5% of the global GDP computed in 1990 dollars and purchasing power parity term as per the Angus Madison database। ये Angus Madison database क्या है? Angus Madison एक renowned economics थे जो दुनिया की इकोनॉमी हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस बनाया जो कि 1C, मतलब 1C का मतलब है 1 एडी से लेकर के 2010 तक का डेटा कवर करता है। ये जीडीपी का, पॉपुलेशन का और पर कैपिटा इनकम जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर को ट्रैक करता है। तो 1000 एडी में अगर हम लोग बात करें तो उस समय इंडिया और चाइना मिलाकर दुनिया के जीडीपी का 50.5% कंट्रीब्यूट करते, मतलब आधे से ज्यादा। हम क्या करते थे? आधे से ज्यादा क्या करते? जीडीपी का शेयर था किसका? चाइना और इंडिया का। जीडीपी मतलब अगर हम लोग ऐसे टर्म में समझे तो जीडीपी का मतलब होता है कि एक कंट्री के अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड में, जैसे कि एक साल अगर मान ले, में उसमें प्रोड्यूस होने वाले गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू, एक साल में किसी एक कंट्री में टोटल प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होती है उसकी वैल्यू क्या है, गुड्स और सर्विसेज को मिला दे तो उसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। तो उस समय की बात है जब 1000 में 50% से भी ज्यादा, अगर ग्लोब की बात करें तो आधे से ज्यादा इंडिया और चाइना मिलकर के कवर करते थे। मतलब दुनिया की आधी वेल्थ इन दोनों देशों के पास थी। कारण क्या था? कारण उस वक्त इसलिए था कि उस टाइम में स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर बेस और हैंडलूम जैसे सेक्टर थे। ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क जैसे सिल्क रूट और मसालों का एक्सपोर्ट होता था। लोकल क्राफ्टशिप और नेचुरल रिसोर्सेस इफिशिएंट थे, तो इसलिए ये 50% थे। अब इस लेगेसी को आगे तक बढ़ा और 16 एडी तक, 16 एडी की बात करें तो उस वक्त कंबाइंड कंट्रीब्यूशन 52% तक बढ़ गया। अगले 600 साल के बाद तक भी ये लेगेसी कायम रही और इंडिया का जीडीपी शेयर दुनिया के टोटल जीडीपी का 23% हो गया। ये 29 चाइना का था और 23% इसका हो गया, इंडिया का हो गया। तो बेसिकली उस टाइम में मुगल साम्राज्य का टाइम था। टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट जैसे बनारसी सिल्क और कश्मीरी शॉल का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता था। एग्रीकल्चर में भी प्रोडक्टिविटी और इरिगेशन सिस्टम को इंप्रूव किया गया था, इस कारण से भी हुआ था।
और अकबर को उसने एक टैक्स रिफॉर्म किया था और उसके कारण मतलब ट्रेड पॉलिसी में इकोनॉमिक में एक स्टेबिलिटी ला करके दिया था। तो ये लेगेसी कायम रही। 1700 ईस्वी आते आते हमारी जो जीडीपी का जो शेयर था वो 24.4% हो गया और चाइना का डिक्लाइन हो गया। तो हम लोग ग्लोबल लीडर थे कब? 1700 ईस्वी में, एडी में। तो 1700 एडी तक इंडिया का जीडीपी शेयर और बढ़ करके 24.4% हो गया। ये एक एरा था जिसको हम लोग गोल्डन एरा के नाम से जाने जाते हैं, जहां एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों काफी प्रोडक्टिव थे। इस समय इंडिया दुनिया का एक इंडस्ट्रियल और ट्रेड हब बन चुका था, जो टेक्सटाइल और स्पाइसेस जो मसाले हम लोग लेते हैं के लिए फेमस था। लेकिन उसी समय के बाद से कॉलोनियल पावर का इंटरवेंशन हुआ, ब्रिटिश आए जो इंडिया को डिक्लाइन की शुरुआत किए, ये डिक्लाइन की शुरुआत हो गई। तो बाय 1820 इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी फेल ड्रास्टिकली to 16.1%, marking the beginning of the economic decline under British colonialism। तो 1820 तक इंडिया का जो ग्लोबल जीडीपी शेयर था वो गिर करके 16.1% पे रह गया और यही कारण है कि ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का नतीजा था। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। ब्रिटिश के टाइम में इंडियन इकोनॉमी कैसी रही होगी, ये हम लोग सब कोई जानते हैं कि ब्रिटिश राज के टाइम पर ही इंडियन इकोनॉमी का एक डार्क फेज शुरू हो चुका था। जो कंट्री कभी दुनिया का जीडीपी के लीडर हुआ करता था, वो ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से पॉवर्टी और स्टैग्नेशन में फंस गई। तो ये जो इनकी पॉलिसी थी वो ऐसी पॉलिसी थी कि यहाँ के रिसोर्सेस को लेकर के ब्रिटेन तक पहुँचाना, यहाँ के कच्चे माल को, रॉ मटेरियल्स को यूज करना और ब्रिटेन में प्रोडक्ट बनता था और फिर बाद में इंडियन मार्केट में उसे बेचा जाता था। इंडिया को उसको कोई फायदा नहीं होता था। तो ब्रिटिश राज पॉलिसीज लेड टू डिसमल इकोनॉमी परफॉर्मेंस, फेमेन्स एंड डिजीज, आउटब्रेक ड्यूरिंग द लेट 19th एंड 20th सेंचुरी। 1943 में एक फेमेन्स हुआ था, महामारी आई थी जिसके कारण 30 लाख लोग मर गए थे और उस टाइम में फूड स्कार्सिटी हो गई थी। ये उस वक्त तो वर्ल्ड वॉर 3 भी चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रहा था। तो सारे ये लोग क्या करते थे, जितने भी फूड्स हैं वो अपने सोल्जर को और ऐसे इफेक्टेड एरिया में पहुंचाते थे और इंडिया के लोगों को, हालांकि ये बीमारी से जूझ रहे थे, उनको मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। तो उसके कारण से और भी डिसमल हो गई क्योंकि सारे लोग बेरोजगार हो गए, कहीं पे कुछ थी नहीं। तो एक चीज वो हुआ। एक्सप्लॉयटेशन भी वैसे ही था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फोकस ऑन एक्सप्लॉयटेशन ओवर डेवलपमेंट कॉज सोशल इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। सोशियो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, जमींदारी सिस्टम उस वक्त हाई टैक्सेस था जो फार्मर के और रूरल इकोनॉमी के लिए और भी ज्यादा मुसीबत बन गई, कमजोर कर दिया। लोकल जो क्राफ्टमैन और वेवर्स थे, जो बुनकर थे, वो इंडियन इकोनॉमी के एक बैकबोन थे उस टाइम के। अब ब्रिटिश मशीन क्या हुआ कि बाद में ब्रिटिश मशीन से जो गुड बनकर आते थे वो थोड़ा सा कंपटीशन लाया मार्केट में और उनको बर्बाद कर दिया कि मशीन से बने चीज़ों को ही हम लोग यूज़ करेंगे। तो जितने भी हमारे बुनकर थे, जितने भी क्राफ्टमैन थे, जो बैकबोन था इंडिया के, वो बेरोजगार हो गए, उनके पास अब कोई काम नहीं था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट फोकस ऑन एक्सप्लॉयटेशन ओवर डेवलपमेंट कॉज सोशियो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। अब बात करते हैं कि प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमी कंडीशन कैसी, ये तो लूट करके चले गए, तो फिर अब क्या रहा इनके पास। ब्रिटिश रूल के दौरान प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में कोई खास इंप्रूवमेंट तो हुआ नहीं, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के शिकार हो गई। एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी का एक बैकबोन था, उसमें मॉडर्न टेक्निक्स काफ़ी कम इम्प्लीमेंट हुई थी ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन फोकस था कि रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करना इंडिया से, ना कि इंडस्ट्रीज का कोई डेवलपमेंट उनका कोई इरादा नहीं था। लोकल जो इंडस्ट्री जैसे टेक्सटाइल को उन्होंने तो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और ब्रिटिश मशीन जो उन्होंने लाया था वो क्या हो गया, अब डोमिनेट करने लगा
इंडिया के मार्केट में। तो देखते हैं कि उसके बाद जब वो गए इंडिया से तो फिर हमारे पास क्या कंडीशन थी, तो हम लोग उसको देखेंगे। आज़ादी के वक्त इंडिया की इकॉनमी काफ़ी वीक थी, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट हाई था और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अंडर डेवलप था। तो मार्क्ड बाय नियर स्टैग्नेशन विद लिटिल इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी लेवल। इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज इग्नोर्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी which focus on exploiting raw materials and rather than developing the nation। उनका कोई इरादा ही नहीं था डेवलपमेंट के लिए। तो उन्होंने क्या किया, यहां से जो रॉ था उसको एक्सट्रैक्ट करते थे और वो सारी चीज को वो ब्रिटेन भेज देते थे और वहां से मशीन से जो बनकर चीजें आती थी वो इंडिया में आकर के वो वापस से बेचते थे। तो ये इनका था। आफ्टर द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस हम लोगों को मिला उस टाइम में इंडियन की जो इकॉनमी थी was in complete disgrace, reflecting the severe impact of colonial exploitation। तो ये था हमारा ब्रिटिश के जाने के बाद इंडियन इकॉनमी। तो इंडिया क्राफ्टमैन और वर्कर बेरोजगार हो गए थे, एक्सपोर्ट कम, इकॉनमी सिर्फ रॉ मटेरियल्स पे ही टिक गई थी, जिसमें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पॉसिबल बिल्कुल नहीं थे। तो कंप्लीट इकॉनमी डिस्ट्रेस थी 1947 में। अब बात करते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकॉनमी, क्या है इसका। तो वर्ल्ड बैंक की अगर क्लासिफिकेशन देखें तो इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स आर क्लासिफाइड इनटू लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम एंड हायर इनकम बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम। तो दुनिया कि हर देश को एक स्पेसिफिक इनकम कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, वर्ल्ड बैंक ने किया है, जैसे लो इनकम, मिडिल इनकम ये या हाई इनकम। तो ये क्लासिफिकेशन का एक बेस होता है जो कि एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक भी है। पर कैपिटा इनकम आप लोगों ने सुना भी होगा, जिसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति की एवरेज एनुअल इनकम क्या है उससे हम लोग मेजर करते हैं। तो पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या हुआ कि एक व्यक्ति की एनुअल इनकम क्या है। तो उस वक्त ये देखते हैं, तो उस हिसाब से ये पीसीआई पर कैपिटा इनकम से डिवाइड करते हैं 4 अलग अलग कैटेगरी में, 1, 2, 3 एंड 4। इंडिया की जो इकॉनमी है वो लो मिडिल इनकम है, लोअर मिडिल इनकम है। इंडिया फॉल्स अंडर द लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी। पीसीआई इनकी जो कैटेगरी है वो क्या है, पीसीआई $996 से लेकर के $3,895 अगर इनके बीच पर कैपिटा इनकम है किसी भी देश के नागरिक की, तो ये लोअर मिडिल इनकम में आता है। तो इंडिया अभी, क्योंकि इंडिया की जो करंट पीसीआई है, अगर इंडिया की बात करें, पीसीआई अभी करंट है 2024 में, वो क्या थी, वो 2900 थी। 2009 याद रखिएगा, 2900 ये पीसीआई पर कैपिटा इनकम 2024 में इंडिया की है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। ये परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, तो देखिए परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब है कि एक कंट्री के लोग अपने पैसे से कितना ज्यादा गुड्स और सर्विसेज अफोर्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ऐसे समझिए कि इंडिया में 100 रुपए में एक बर्गर मिल जाती है, लेकिन यूएस में उसी बर्गर की कॉस्ट होती है $5, मान लेते हैं $5, जो लगभग 320 रुपीज की होती है। तो ये परचेजिंग पावर है। इंडिया में चीजें सस्ती हैं, इस वजह से हमारी ओवरऑल जो परचेजिंग पावर है वो ज्यादा है, और इसी वजह से हमारा जो PPP है, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म में इंडिया दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है। लेकिन पीसीआई में हम पीछे हैं, क्योंकि इनकम पॉपुलेशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। पीसीआई की बात करें तो पर कैपिटा इनकम, वो जो इनकम है वो इवनली हम लोग में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। पॉपुलेशन ज्यादा है यहाँ पे और गरीब लोग ज्यादा हैं, ठीक है। तो हाउएवर इंडिया रैंक्स वेरी लो इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, जो मैंने आपको बता दिया।
कि अभी करंटली कितना है, $2,900 है पर कैपिटा इनकम, एनुअल इनकम। अब बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि लो पर कैपिटा इनकम, इंडिया की एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम काफी लो है, जो हमारे हाई पॉपुलेशन और इनकम इनइक्वली के कारण है। अगर इनइक्वलिटी नहीं हो तो ये बढ़ सकता है। इस वजह से एक व्यक्ति की खरीदने की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है। तो एक कारण तो ये है लो पर कैपिटा इनकम। कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं मैं कि इंडियन इकोनॉमी में कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं। तो पहला अगर कोई पूछे क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि लो पर कैपिटा इनकम, कैपिटा रियल इनकम, रैपिड ग्रोथ, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। अब सोचिए कि हर साल इंडिया की पॉपुलेशन एक छोटे से देश के बराबर बढ़ रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से रिसोर्सेस पर प्रेशर तो ऑब्वियसली बढ़ेगा है ना, और इनकम भी, प्रोडक्टिविटी भी उस इम्पैक्ट पे पड़ेगा ही। तो एक कारण तो है कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है इंडिया में। हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं कि हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया में बेरोजगारी के अलग अलग फॉर्म्स हैं यहाँ। जी हाँ, अलग अलग फॉर्म है। पहला है कि हम लोग अगर बात करें अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या हुआ, जब लोग काम ढूंढ रहे हो लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है, काम ढूंढ रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो क्या आएंगे, वो अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे। काम ढूंढ रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जब लोग फुल पोटेंशियल के हिसाब से काम नहीं करते हैं, तो जब लोग फुल पोटेंशियल से काम नहीं करते हैं उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट करते हैं। डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यह होता है कि जब ज्यादा लोग एक ही काम में लगे होते हैं लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। एक्सेसिव रिलायंस ऑन द प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर। अब एक्सेसिव रिलायंस ऑन प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर की बात करें, कृषि प्रधान देश है तो इंडिया के ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन इस सेक्टर की प्रोडक्टिविटी और इनकम लिमिटेड है। दूसरे सेक्टर जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया या सर्विसेज हो गए, इसमें शिफ्ट होने की जरूरत ज्यादा है। तो एक तो कारण ये हो गया। दूसरा है विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। गरीबी एक चक्रव्यूह की तरह है, लोग के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी लो होती रहती है और इनकम और भी कम हो जाती है, इससे गरीबी और बढ़ती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब राइजिंग, जब अगर बढ़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ओवरऑल इकोनॉमी पे तो फर्क तो आएगा ही, है ना। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, लो पर कैपिटा रियल इनकम, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सेसिव रिलायंस ऑन द प्राइमरी सेक्टर बेसिकली एग्रीकल्चर, और विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब अगर हम लोग सेक्टोरल कंपोजिशन ओवर टाइम बात करें तो इन 1950 आजादी के ठीक बाद एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटेड 53.1% ऑफ द जीडीपी, इंडस्ट्री 16.6% एंड सर्विसेज 30.3%। ये कंट्रीब्यूशन था। तो 1995 के टाइम पर इंडिया एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी। एग्रीकल्चर से जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन था वो 53% था, जो कंट्रीब्यूशन पूरे ओवरऑल जीडीपी में करता था। जबकि अगर इंडस्ट्री की बात करें तो 16.6% था, सर्विसेज 30% था। तो फर्स्ट जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो एग्रीकल्चर का था, सेकंड सर्विसेज का था और थर्ड इंडस्ट्री का था। इंडिपेंडेंस के बाद इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे हेवीली डिपेंडेंट थी, इसलिए वो पहले नंबर पे था, लेकिन प्रोडक्टिविटी लो थी। फिर 1980 और 81 की बात करें तो सर्विसेज बिकम द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर एट 38%, ओवरटेकिंग एग्रीकल्चर एट 36.1%, इंडस्ट्रीज शेयर्स वाज 25.9%। तो अगर देखा जाए कि अगले 30 साल में इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें जो सेक्टोरल चेंजेस आया वो ये आया कि एग्रीकल्चर जो था वो कम हो गया, वो 53 से आकर के क्या हो गया 36% पे आ गया। उसी तरह से
यहां पे जो सर्विसेज सेक्टर था जो पहले 30% था वो 38% अप हो गया। हाँ, इंडस्ट्री का शेयर भी जो 16% था वो आकर के 25.9% पे अप हो गया अगले 30 साल में। तो 1981 सर्विस बिकेम द लीडर, सर्विस लीडर बन गया। ठीक है, 1980 के बाद फिर बात करते हैं कि देयर हैज बीन अ कॉम्पोजिशनल शिफ्ट टुवर्ड्स द सर्विसेज सेक्टर सिंस 1980 विद एग्रीकल्चर शेयर डिक्लाइनिंग। तो इंडस्ट्री शेयर जैसे 1981 और 80 में इंडस्ट्री का शेयर 25.9% था जो एग्रीकल्चर और सर्विसेज के बीच में था, लेकिन इंडस्ट्री का ग्रोथ उतनी फास्ट होनी चाहिए वो सर्विसेज सेक्टर्स के तरह नहीं हुई, तो एक तरह से शिफ्ट था। This has been a compositional shift towards the services sector since 1980 and with the agriculture's share declining. ठीक है, India transitioned from being an agriculture economy at independence to an economy dominated by services and industry. तो 1980 के बाद से एक कॉम्पोजिशनल शिफ्ट देखा गया जहां सर्विसेज सेक्टर ग्रेजुअली इकोनॉमी के डोमिनेंट कंट्रीब्यूटर बन गए, जबकि एग्रीकल्चर का शेयर डिक्लाइन होने लगा। एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी और अनएम्प्लॉयमेंट का गैप भी एक चैलेंज था, इसलिए भी वो डिक्लाइन कर रहा था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश colonialism. India's commerce, trade and investment were negatively impacted by the unilateral transfer of capital and raw materials to Britain. ब्रिटिश रूल का सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक इंपैक्ट था इंडिया के कॉमर्स, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का एक्सप्लॉयटेशन। ब्रिटिशर ने कभी भी इंडिया के भले के लिए नहीं सोचा। उन्होंने यूनिलैटरल पॉलिसी के जरिए इंडिया के कैपिटल और रॉ मटेरियल्स को ब्रिटेन ट्रांसफर कर दिया बिना किसी रिटर्न बेनिफिट के। जब आप किसी एक चीज को ट्रांसफर करते हैं किसी दूसरे जगह तो आप रिटर्न में कुछ लेते हैं। यहाँ यूनिलैटरल पॉलिसी उनकी थी कि यहाँ से वापस भेज करके कुछ भी बेनिफिट इनको नहीं देना है। तो इसके कारण से क्या इम्पैक्ट पड़ी यहाँ की इंडियन इकोनॉमी पे, जैसे इंडिया के कॉटन और स्पाइसेस जो मसाले होते हैं उसके जो भी रॉ मटेरियल्स थे वो ब्रिटेन भेजा जाता था, जहाँ इंडस्ट्री में वहाँ से मशीन से मसाले बनते थे और भी जो गुड्स बनकर आते थे वो वापस से इंडिया में ही बेचा जाता था। इस वजह से जो लोकल इंडस्ट्री और क्राफ्टमैन वो बिल्कुल बुरी तरह से बर्बाद हो गए। The neglect of the social sector reduced production and productivity, keeping India's low quality labor market. अब क्या है, इनका तो कोई ये था नहीं कि ये इंडियन को अच्छे से एजुकेट करे, उनके लिए हेल्थ केयर सिस्टम दे। तो ब्रिटिशर ने सोशल सेक्टर जैसे एजुकेशन हो या हेल्थ केयर हो इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिसका रिजल्ट था कि लो प्रोडक्टिविटी और पुअर लेबर क्वालिटी। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इंडिया में स्किल जो मैन फोर्स होने चाहिए, जो डेवलप होने चाहिए वो होने बंद हो गए, प्रोडक्टिविटी भी लो हो गई और इंडिया एक बैकवर्ड एग्रीगेरियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने लगा। Poverty and social disparity were severe with less than 1/6 of Indian literate during this period. 1/6, आप सोच सकते हैं 1/6 कितना होता है, मतलब उतने लिटरेट बच गए जबकि एक वर्ग में वो लीडर था। तो सोचिए ब्रिटिश पीरियड के दौरान गरीबी और इनइक्वलिटी कितना ज्यादा, कितने चरम सीमा पे थी कि सिर्फ 1/6 इंडियन लिटरेट बचे हुए थे। कारण क्या था कि एजुकेशन और सोशल वेलफेयर पर इन्होंने कुछ एक्सपेंडिंग नहीं किया, कुछ ध्यान ही नहीं दिया। जमींदारी सिस्टम थी उस वक्त, हाई टैक्सेस ले ली थी, तो रूरल पॉपुलेशन को और भी ज़्यादा बर्बाद कर दिया जमींदारी सिस्टम से। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, पॉवर्टी और सोशल जो डिस्पैरिटी की वजह से इंडिया जो अपनी इकोनॉमी है पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं कर सका, जिसके कारण और जो जीडीपी है वो नीचे आ गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेशनल इनकम एस्टिमेट at the time of British period. Dadabhai Naoroji published the first estimate of national income in 1867 and 1868 in his book Poverty and Un-British Rule in India. His estimation for national income was only 340 crore. तो दादाभाई नौरोजी, दादाभाई जो नौरोजी हैं इनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये एक विजनरी लीडर थे,
इकोनॉमिस्ट भी थे और इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी थे। नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पहले इलेक्ट मेंबर बने और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो ब्रिटिश करते थे उसको एक्सपोज करने और इंडिपेंडेंस के डिमांड को मजबूत करने में लगा दी। तो उनकी अगर एक फेमस बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये 1901 में पब्लिश हुई थी। ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। ये अगर आप देखेंगे एक ऐसी बुक है उस टाइम में लिखी गई थी कि ब्रिटिशर लोग कैसे लूट मचोट किए हैं यहाँ पे, वो एक एविडेंस है। तो इस बुक में उन्होंने डिटेल्स एनालिसिस के साथ ये बताया कि कैसे ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज ने इंडिया की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। उन्होंने एक थ्योरी दी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, वो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी वो हम लोग बात करेंगे। उस वक्त उन्होंने पर कैपिटा इनकम बताया कि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो 20 रुपीज थी। आज के डेट की करंट प्राइस की, आज के डेट में उस वक्त 20 रुपए थी। उस वक्त के टाइम में 20 रुपए नहीं, उस वक्त बहुत होता था, करंट प्राइस था। और अगर हम लोग 1948 और 49 के प्राइस से कंपेयर करें तो ये 142 रुपीज था। ये पूरे साल का इनकम था। अदर इकोनॉमिस्ट लाइक विलियम डिग्बे, पिंडले, शीरियास, VKRV राव एंड RC देसाई, इन्होंने भी सिमिलर व्यू और उनके कहीं हद तक इनके बात पे अग्री रहे हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है। ये सब एस्टिमेट एक चीज पर अग्री थे कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर थी। ठीक है, तो ये था किसका, दादा भाई नौरोजी के जो बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के बारे में। ठीक है, एस्टिमेट उन्होंने क्या दिया था नेशनल इनकम का कि नेशनल इनकम जो 340 करोड़ है ये आज के डेट का है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम उस वक्त 20 रुपीज पर एनम थी, करंट प्राइस जो आज के डेट का है। और अगर कंपेयर करें कि 1948-49 के प्राइस से तो 142 रुपीज थी। अब बात करते हैं डिक्लाइन इन ग्लोबल कंट्रीब्यूशन। कहाँ तो हम लोग लीडर थे, 1700 तक हम लोग की जो प्लस थी, इसका कंट्रीब्यूशन 24 से प्लस थी, मतलब हम लोग लीडर थे। अब एक अकॉर्डिंग टू अंगस मेडिसन के रिसर्च के मुताबिक ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान इंडिया का जो ग्लोबल कंट्रीब्यूशन है वो ड्रास्टिकली डिक्लाइन हुआ है। ग्लोबल इनकम 600 में जो हम लोगों ने देखा वो इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल इनकम 600 AD में जो देखा वो 23% था, फिर ये 3%, और उसके बाद जब 1947 में देखते हैं तो ये 23 से मतलब 17 में तो ये 24% चला गया, वहां से घट करके ये ओनली 3% पे आ गया। तो ग्लोबल ट्रेड डिक्लाइन भी हुआ। एडी में इंडिया का जो ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा था वो 33% था और 47 में ये 3% पे भी आ गया, है ना। तो इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल ट्रेड फेल फ्रॉम 33 to 3% इन 1947। तो ये था। अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने एक बार कहा था कि 20th सेंचुरी की शुरुआत तक इंडिया दुनिया का सबसे गरीब देश था। उन्होंने कहा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह डिस्क्राइब इंडिया एज द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, PCI में सबसे पुअरेस्ट था एट द टर्न ऑफ 20th सेंचुरी डिस्पाइट बीइंग कंसीडर्ड द ब्राइटेस्ट ज्वेल इन द ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन का जो सबसे ब्राइटेस्ट ज्वेल था इंडिया, सबसे पसंदीदा, सबसे ज्यादा वेल्थ देने वाला था, वो क्या था, वो सबसे गरीब देश बन गया था। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी का ये जो है, ये इन्होंने कब बोला था, 1990 के आसपास बोला था कि 20th सेंचुरी की शुरुआत तक इंडिया दुनिया का सबसे गरीब देश बन चुका था। इंडिया के रिसोर्सेज और वेल्थ का एक्सप्लॉयटेशन इस हद तक था कि इनकी जो बेनिफिट है वो सिर्फ ब्रिटेन को मिलता था। इंडिया की इकोनॉमी वीक होती गई और पॉवर्टी और इनइक्वलिटी बढ़ती गई। तो इसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी एक ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी थी, वो ट्रेड करने ही आई थी। ठीक है, नाउ लेट्स सी ब्रिटिश एरा। ब्रिटिश एरा बेसिकली
3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, फेजेस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फर्स्ट पार्ट इज अर्ली ब्रिटिश पीरियड, that is from 1600 to 1757, and the second part is 1757 to 1857, and the third part till 47. So these are the phases. First phases में अर्ली ब्रिटिश पीरियड में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और उनका मकसद था यहाँ गोल आने का वो प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स एंड फाइंडिंग मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड, यहाँ से रॉ मटेरियल्स को लेना और वहां पे इंडिया में ब्रिटेन में बने गुड को बेचना। इनका ये ट्रेडर बन करके आए थे। फिर उसका धीरे धीरे ये मैनिपुलेट करने लगे, पॉलिटिकल चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगे और अपना वर्चस्व बढ़ाने लगे। तो ये इनका मकसद था। तो ब्रिटिशर का प्राइमरी गोल रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करना था, ब्रिटिश गुड के लिए मार्केट ढूंढना था। इस फेज में उन्होंने लोकल रूलर से फ्रेंडली ट्रेड रिलेशनशिप बना लिया, लेकिन अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी शुरू कर दिया था। और इसी में इन्होंने सबसे पहले जो एस्टैब्लिशमेंट की वो सूरत में, मद्रास में, बॉम्बे में, कलकत्ता में उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर बनाना शुरू कर दिया था। उनका कंट्रोल लिमिटेड था, लेकिन उन्होंने लोकल जो रूलर को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। आपस में जो हम लोग के मन मुटाव थे उसका फ़ायदा उठाने लगे और वहाँ के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का फ़ायदा उठा करके वो अपना वर्चस्व कायम करने लगे। तो इस फेज में उनका वही था, डिवाइड एंड रूल, ये पहले इनका था। तो साम दाम दंड भेद उन्होंने सारी चीज लगा लिए। अब दूसरे फेज 1757 to 1857 began with the Battle of Plassey, leading to increased colonial control। ये जो बैटल ऑफ प्लासी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि ये बैटल के बाद ही 100% जो कंट्रोल है वो ब्रिटिशर को मिल गया, ब्रिटेन को मिल गया 100%। ये जो बैटल ऑफ प्लासी है, प्लासी वेस्ट बंगाल में एक जगह है, प्लासी उसको बोलते हैं, वो कोलकाता और मुर्शिदाबाद के बीच में पड़ता है। तो ये जो बैटल है वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 में। ये जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, ये बहुत स्ट्रांग थे और ये क्या कि इनकी जो लोकल इंटरफेरेंस इनकी जो बढ़ गई थी ट्रेड में, वो उनके खिलाफ थे कि भाई आपका जो इंटरफेरेंस है वो नहीं चलेगा। इसलिए इन्होंने इनके पीछे पड़ गया और इसमें एक बैटल हुआ, लड़ाई हुई कि भाई अब क्या है कि इनकी जो, आप ऐसे समझ लीजिए, आर्मी का जो स्ट्रेंथ था वो 50,000 के आसपास था, जिसमें से लगता है कि 100 सिर्फ एलिफेंट ही होंगे और इनका जो स्ट्रेंथ था वो 3000 था। अब आप पूछेंगे कि ये फिर भी कैसे हो सकता है कि सिराजुद्दौला के पास 50,000 स्ट्रेंथ होने के लिए आर्मी का और ये 3000 होने के बाद भी रॉबर्ट क्लाइव जीत कैसे गया? आपने एक नाम सुना होगा हमेशा, मीर जाफर, नाम सुना था ना? ये कौन था? ये जो था ये था कमांडर इन चीफ, सेनापति। इसने गद्दारी की, ये गद्दारी की और ये जो बैटल है ये कौन जीता? अंग्रेजों ने जीत लिया। तो ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद से पूरी तरह से कंट्रोल चला गया किसके पास? वो अंग्रेजों के पास चला गया। तो इस फेज में हम लोग ने ये देखा। फिर अगर बात करें, कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, अनस्क्रपलस कंपनी ऑफिसर्स एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन थ्रू ब्लंटेड रॉबरी कैम्यूफ्लैग्ड एज ए ट्रेड। मतलब ब्रिटिशर जो इस पीरियड में आए वो एक्सप्लॉइट करते थे लैंड रेवेन्यू को, जमींदारी सिस्टम के जरिए फार्मर को हेवी टैक्सेस देने पड़ते थे, जो उनकी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट दोनों को ही ड्रास्टिकली रिड्यूस कर रहा था। बंगाल में जो फेमाइन डिजीज हुई, डिजास्टर हुआ, उसका एक मेजर कॉज ये पॉलिसीज भी थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। और एक कैम्यूफ्लेगेशन, जैसे करप्शन की बात करें तो ब्रिटिशर ने इंडिया के जो रॉ मटेरियल्स को ब्रिटेन एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था और उनसे
मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को बनाकर वापस से इंडिया में बेचना शुरू कर दिया था। ये सब स्ट्रैटेजी ने इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और वीक कर दिया और छोड़ दिया क्या, पॉवर्टी और इनइक्वलिटी इंडिया में छोड़ दिया। ब्रिटिश कंपनी ऑफिसर जैसे रॉबर्ट क्लाइव ने ह्यूज पर्सनल वेल्थ अपना एक्युमुलेट किया था इसमें। ये जो जीता उसको इनाम के तौर पे इतना पैसा मिला है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए उसको आगे देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं ब्रिटिश के फेज नंबर 3, मतलब ब्रिटिश क्राउन पीरियड। अब क्या हुआ, 1857 के जो स्पाई म्यूटिनी के नाम से जानते हैं, स्वतंत्रता संग्राम हम लोग जानते हैं 1857 में, उसके बाद से ये जो रूल है वो ब्रिटिश रूल है ना क्राउन पीरियड में चला आया। ये डायरेक्ट सत्ता एस्टैब्लिशमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके डायरेक्ट अब ब्रिटेन ही इस पे रूल कर रहा था। ठीक है, तो उन्होंने 100 साल के लगभग 90 ईयर्स तक यहाँ पे राज किया। फॉलोड द स्पाई म्यूटिनी ऑफ 1857 आफ्टर विच द ब्रिटिश क्राउन assumed डायरेक्ट कंट्रोल। अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, डायरेक्ट कंट्रोल मिल रहा था, यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा था कौन, ब्रिटेन क्राउन पीरियड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये फेजेस ऑफ ब्रिटेन क्राउन पीरियड marked by the de-industrialization, agriculture, commercialization, westernization of education and the drain of wealth। तो बैकग्राउंड ये है कि ब्रिटिश क्राउन पीरियड शुरू जो होता है वो 1857 के स्पाई म्यूटिनी के बाद होता है। म्यूटिनी हम लोग बोलते हैं आज़ादी का जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था उसको स्पाई म्यूटिनी के नाम से भी जानते हैं। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल खत्म कर दिया गया उसके बाद से और डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। 1957 के स्पाई म्यूटिनी जो इंडिया का पहला संग्राम था, संघर्ष था आज़ादी के लिए, एक रिबिलियन था जो मेनली ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में हुआ था। इस रिवोल्ट में क्या हुआ था, ब्रिटिश आर्मी के इंडियन सोल्जर्स स्पाइस ने जितने भी जो ब्रिटिश आर्मी में एम्प्लॉय थे इंडियन सोल्जर ने वो अपने क्या किया कि वो लीडरशिप निभाई और धीरे धीरे करके इसमें फार्मर्स, लैंडलॉर्ड और भी कॉमन सिटीजन को भी शामिल कर लिया। 1958 में उसके एक साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जरिए इंडिया को ऑफिशियली ब्रिटिश क्राउन के अंडर में डाल दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का फोकस इंडिया को एक इकोनॉमिक रिसोर्स के रूप में एक्सप्लॉइट करना था, बस यही कहानी थी। अब बात करते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, मार्क्ड बाय द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे एक अच्छी तरह से चल रही इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को धीरे धीरे कमजोर कर दिया जाए। ब्रिटिश रूल के टाइम में इंडिया की जो इंडस्ट्री थी, जैसे टेक्सटाइल हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, जो दुनिया के सारे जगह दुनिया भर में मशहूर थी, उन्हें जानबूझ करके बर्बाद कर दिया गया। अब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अगर बात करें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में, तो इसके पीछे रीजन था जो ब्रिटिश पॉलिसीज और एक्सप्लॉयटेशन से जुड़े होने के कारण ही ऐसा हुआ था। और सबसे बड़ा कारण है ब्रिटिशर को आने के लिए फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद इंडिया का जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम था वो कमजोर हो गया था, जिसका फायदा कौन उठाया, ब्रिटिशर ने उठाया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक अच्छी तरह से चल रही इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को धीरे धीरे कमजोर कर देना। ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया की इंडस्ट्री को, जैसे टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट जो दुनिया भर में मशहूर थी, उनको जानबूझ करके बर्बाद कर दिया गया। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब यही होता है। अब इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन कौन से थे, सबसे पहले अगर बात करें तो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद इंडिया की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिस्टम जो थी, इकोनॉमिक सिस्टम, वो पूरी तरह से कमजोर हो गई, वीक हो गई, जिसका फायदा कौन उठाया, ब्रिटिशर ने उठाया। डिक्लाइन इन इंडियन एग्रीकल्चर जो इंडिया का इकोनॉमी का बैकबोन था, ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसीज के कारण कमजोर हो गया और फार्मर की जो प्रोडक्टिविटी और इनकम दोनों ही कम हो गए। तो एक वो था अनफेवरेबल ट्रेड पॉलिसीज। ये क्या है, ब्रिटिशर ने इंडिया के लोकल इंडस्ट्रीज को सप्रेस करने के लिए हाई टैरिफ इंपोज कर दिया।
और ब्रिटिश गुड को प्रमोट करने के लिए फ्री ट्रेड पॉलिसीज दे दिया। चाय इज द वन ऑफ द एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट की। तो इससे क्या हुआ कि इंडियन जो गुड्स हैं ग्लोबल मार्केट में नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया। अब यहाँ की जो चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, कोई खरीदता नहीं था, और यहाँ की चीज़ों को टैक्स फ्री कर दिया तो सारे लोग खरीद रहे। तो ये अनफेवरेबल ट्रेड पॉलिसीज थी उनकी। एंड इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैसिलिटीज, रेलवे का यूज, इंडियन रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट रेलवे उन्होंने बनाया, ठीक है, लेकिन रेलवे का जो यूज है वो इंडियन रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करने के, ब्रिटिश गुड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया गया, ना कि इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, ऐसा नहीं है। फिर अगर हम लोग बात करें इंडियन इंडस्ट्रीज पर्टिकुलरली टेक्सटाइल बिकेम्स नॉन कॉम्पिटिटिव ड्यू टू ब्रिटिश ट्रेड पॉलिसीज। इंडियन इंडस्ट्री पर्टिकुलरली टेक्सटाइल की बात करें जो कि एक टाइम पर दुनिया भर में फेमस था, उसका डिक्लाइन ब्रिटिश ट्रेड पॉलिसीज की वजह से हो गया। क्यों? क्योंकि बंगाल और गुजरात के जो हैंडलूम प्रोडक्ट थे, जैसे अगर हम लोग बात कर लेते मुस्लिन और सिल्क को रिप्लेस करने के लिए ब्रिटिश मशीन मेड गुड को इंडियन मार्केट में फ्लोट करने लगे, जिससे क्राफ्टमैन और जो वेवर थे, बुनकर थे, वो बेरोजगार हो गए और पॉवर्टी बढ़ गई। फिर यहाँ पे बिकम अनफेयर ट्रेड और नॉन कॉम्पिटिटिव की बात करें तो इंडियन टेक्सटाइल पर हाई एक्सपोर्ट ड्यूटीज लग गई थी कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी, अगर आप बाहर बेचेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, जबकि ब्रिटिश गुड पर इंडिया में लो इंपोर्ट ड्यूटी थी। तो इसलिए उनकी जो चीज़ें थी क्या हो गया, ये भी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कारण थी। ब्रिटिश ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रेलवे उनका बनाया हुआ, रेलवे वर बिल्ड टू सर्व ब्रिटिश इंटरेस्ट, वो इंडियन के लिए नहीं बनाए थे, वो अपना इंटरेस्ट सर्व करने के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए बनाए थे। इनेबलिंग द मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज टू पोर्ट फॉर एक्सपोर्ट एंड जनरेटिंग प्रॉफिट फॉर ब्रिटिश इन्वेस्टर। अब उसमें भी बहुत सारे पैसा लगाए थे। रेलवे का डेवलपमेंट एक ऐसा स्टेप था जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को और भी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। पर्पस ऑफ रेलवे क्या था कि इंडियन रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन हो गए, जूट हो गए, इंडिगो हो गए को पोर्ट तक पहुंचाना, जहां से उन्हें ब्रिटेन एक्सपोर्ट किया जा सके। ब्रिटिश मशीन जो थी वो गुड्स को इंडियन मार्केट तक एफिशिएंटली पहुंचा सके, इसके लिए भी थी। इससे फायदा किसको हुआ? ब्रिटिश इन्वेस्टर को हुआ, उनकी कंपनी की हो, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया था, और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन रेवेन्यू से फंड होता था, इसलिए इसका प्रॉफिट भी ब्रिटेन को ही मिलता था। तो ये सब कारण थे किसके? ये सब कारण थे किसके? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। अब हम लोग देखते हैं वेल्थ ड्रेन। वेल्थ ड्रेन क्या है? व्हाट इज वेल्थ ड्रेन? वेल्थ ड्रेन का मतलब है कि ब्रिटिशर ने इंडिया के रिसोर्सेस और पैसे ब्रिटेन भेजा, लेकिन इंडिया को इसका कोई फायदा नहीं मिला, रिटर्न में कुछ नहीं मिला। ये पैसा ब्रिटिश इकोनॉमी और उनके खर्चे के लिए यूज होता था और इंडिया सिर्फ एक्सप्लॉइट होता रहा। डिफाइन एज ए यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ रिचेस फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन विदाउट इकोनॉमिक रिटर्न। रिटर्न में कुछ नहीं मिलता था, सिर्फ यहां से पैसे जाते थे। तो इंडिया का रेवेन्यू ब्रिटेन के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और रॉयल एक्सपेंसेस पे खर्च होता था। जो भी पैसा यहीं से आता था, अब वहां से पैसा नहीं, इंडिया से ही पैसा जो भी आता था, उनके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हैं सबकी सैलरी देना और जो भी कॉस्ट होता था वो उसी से दिया जाता था। दादा भाई नौरोजी ने रिसर्च के मुताबिक 1857 से 1665 के बाद 1829 टू 1865 के बीच में 10 करोड़ पाउंड इंडिया से ब्रिटेन भेजा गया सिर्फ होम चार्ज के लिए। तो इनका एक होम चार्ज हुआ करता था, ठीक है। तो दादा भाई रेमिटेंस, होम चार्जेस, ट्रांसफर ऑफ प्राइवेट इनकम एंड रेवेन्यू फ्रॉम द कॉमर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इनका मतलब वेल्थ ऑफ ड्रेन का मतलब क्या है कि रेमिटेंस करना, होम चार्जेस, ट्रांसफर ऑफ प्राइवेट इनकम एंड रेवेन्यू, मतलब ये वन वे कम्युनिकेशन था। सारे पैसे को कमा करके यहाँ पे ब्रिटेन में भेज दो और बदले में इंडिया को कुछ भी नहीं आए, ये सारी चीज यहाँ से। तो ऑब्वियसली यहाँ की सारी चीजें जब चल जाएगी तो यहाँ पे तो कुछ बचेगा ही नहीं इंडिया में। तो उनका ये था। तो होम चार्जेस इंडिया का रेवेन्यू जो ब्रिटेन के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और रॉयल एक्सपेंसेस में खर्च होता था, उसको हम लोग होम चार्जेस कहते हैं, ठीक है। दादा भाई नौरोजी एंड अदर रिसर्च दिस विद नौरोजी एस्टिमेटिंग इंडियाज पीरियड 10 करोड़ इन होम चार्जेस बिटवीन 1829 टू 1865 में।
10 करोड़, सोचो आप 10 करोड़ उस टाइम का, ये इस टाइम का नहीं, उस टाइम का, उस टाइम का ये पैसा ये होम चार्ज में खर्च होता था। बाई 90s अगर आपकी बात करें तो चार्जेस इतना, बाई 1930s these levies reaches 40 to 50 million pound एनुअली। उस टाइम का 40-50 मिलियन पाउंड, सोचो कि ये पैसा इंडिया से कमाया हुआ, इंडिया का पैसा चला गया कहाँ, ब्रिटेन में चला गया। अब एक्सप्लॉयटेशन की इस हद को अगर जानना है तो आप जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव को, तो रॉबर्ट क्लाइव को इनाम के तौर पर उस वक्त का आप सोचो कि 2,50,000 पाउंड दिया गया उस टाइम का, एंड जागीर वर्थ ₹27,000 एनुअली। कितना पैसा उसको दिया गया उस टाइम का। अगर आप अभी अगर 20 साल के लिए एफडी कर दो या एनुअलाइज कर दोगे, कंपाउंडिंग होगे, कितना होगा सोचो उस टाइम में। इस टाइम में जब पैसा, अगर इस टाइम में ये 1757 की बात है, उस टाइम का पैसा अभी का कितना होगा आप ये सोच सकते हो। तो ये दिया गया। सैलरीज ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल वर एक्सॉर्बिटेंट, एग्जाम्पल वायसरॉय एस्टिमेटेड 25,000 पाउंड एनुअली। जो वायसरॉय थे उनको उस वक्त, वायसरॉय को उस वक्त पैसा दिया जाता था कितना, 25,000 एनुअली। सोचो कि उस वक्त का अभी का कितना होगा, मतलब 60 टाइम्स द एवरेज इनकम ऑफ इंडियन लेबर। 60 टाइम्स जो इंडियन लेबर है उससे कहीं ज्यादा दिया जाता था। तो ये था वेल्थ ड्रेन, वन वे कम्युनिकेशन, वन वे, आप यहां से ले रहे हो और बदले में कुछ भी नहीं दे रहे हो। फिर फेजेस आता है हम लोग के पास, इकोनॉमी टिल 28, आफ्टर 28 टिल और आफ्टर 28। अब इस फेज में हम लोग 1951 टू 1958 को एक फेज रखते हैं। इस वक्त स्लो ग्रोथ हुआ है और इस वक्त एक वर्ड आया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कोई रिलीजियस चीज नहीं है, इसका मतलब है स्लो इकोनॉमी। हाँ, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ मतलब स्लो इकोनॉमी, इसका मतलब कोई भी रिलीजन हिंदू मुस्लिम से नहीं है, इसका मतलब है स्लो इकोनॉमी, जो प्रोफेसर राज कृष्णा ने दी थी 1978 में। तो चलिए उसको देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ रेट 3.5% था, जो 1700 में ग्रोथ रेट 24% से ज्यादा था। वो अब जब 1951 में 1990 तक, मतलब 30 इयर्स तक ग्रोथ रेट 3.5% रहा, 3.5% पर रहा। पर कैपिटा इनकम ग्रोथ 1.3। ये ग्रोथ 30 साल तक नहीं हुआ इंडिया में, आज़ादी के 30 साल तक भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ इंडिया का नहीं हुआ। तो 1951 से 1980 के बीच में इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी स्लो था। जीडीपी ग्रोथ 3.5% ईयर थी और पर कैपिटा इनकम भी ग्रोथ वहीं का वहीं था, 1.3% ही था। ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, द टर्म हिंदू रेट of growth coined by the professor Raj Krishna in 1978 to describe the slow pace of economic progress। ये टर्म प्रोफेसर राज कृष्णा ने 1978 में दिया था। ये टर्म स्लो इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस को डिस्क्राइब करता है, जो इनएफिशिएंसी और लो प्रोडक्टिविटी का कारण था। तो इसको हम लोग कहते हैं। अब आते हैं हम लोग प्लान इकोनॉमी की बात करें। प्लान इकोनॉमी की बात करें तो focused on 5-year plans but struggled to achieve the high growth due to inefficiencies and limited private sector participation। 5-year प्लान को हम लोग सेपरेटली नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अभी हम लोग ये कर लेते हैं कि 5-year जो प्लान था, इंडिया ने अपने डेवलपमेंट के लिए 5 years प्लान को शुरू किया था, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए किया था। लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे। चैलेंजेस मतलब गवर्नमेंट रन इंडस्ट्रीज और सेक्टर इफिशिएंट नहीं थे उस टाइम में, लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन थी, इन्वॉल्वमेंट कम था, जिससे जो ग्रोथ है वो स्लो था।
अब बात करते हैं दूसरे फेज की, जो 1980 टू 1990 के बीच में थी। 1980 और 1990 के बीच में इकोनॉमिक बुयोंसी एंड रिकवरी, उस वक्त रिकवरी करना शुरू कर रहा था। तो 1980 के दौरान इंडिया ने अपने जो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ था, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जिसको कहते हैं, वो तोड़ना शुरू कर दिया। ग्रोथ के पेस थोड़े बढ़े और उसके पीछे कुछ रीजन भी हैं, ठीक है। तो ब्रेकिंग द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, जो एक रेट बन गया था कि 1.3 से ही पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, 3.5 से ही ग्रोथ हो रहा है जीडीपी का, वो 1980 के बाद से और 1990 के बीच में बढ़ना शुरू हो गया। ग्रोथ ड्रिवन बाय द हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड लिबरलाइज्ड इंपोर्ट पॉलिसीज। Import of capital goods and raw materials boosted luxury goods production. गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और सोशल प्रोग्राम पे ज़्यादा पैसा खर्च करना शुरू कर दिया, जो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मददगार साबित हुई है। लिबरलाइज इंपोर्ट पॉलिसी मतलब कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल्स के इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो कम कर दी गई, जिससे प्रोडक्शन और इंडस्ट्री को क्या हुआ, ग्रोथ मिलने लगा। लग्जरी गुड और कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे टीवी उस टाइम में बहुत चल रहा था, रेफ्रिजरेटर आया था, कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने लगा, जो अर्बन डिमांड को फुलफिल करने लगा, तो उससे रेवेन्यू आने लगे और इकोनॉमी थोड़ा ठीक ढंग से चलने लगा। फिर हम लोग आते हैं 6th 5 ईयर प्लान, जो कि 1980 टू 1985 का पीरियड माना जाता है। तो ये एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट था 6th 5 ईयर प्लान, जिसमें इंडिया की इकोनॉमी ने रिकवरी की तरफ कदम बढ़ा दिया था। अब इसमें क्या हुआ कि मार्क्ड ऐसे सिग्निफिकेंट रिकवरी विथ फिजिकल स्टिमुलेशन एडिंग हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने फिजिकल स्टिमुलेशन मतलब स्पेंडिंग के जरिए डिमांड और प्रोडक्शन बढ़ाया। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को सपोर्ट देने के लिए नई पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया, जो जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट जो 3.5% था उससे इंक्रीज करके 5% पहुंच गया पहली बार, जो 1970 में कंपैरिजन में काफी कम था अगर हम लोग देखें तो पहली बार ये क्या हो गया, ये 5% कब पहुंचा, ये 6th 5 ईयर, ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 1992 टू 2008 पोस्ट रिफॉर्म पीरियड एंड रैपिड ग्रोथ। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो 1991 में हुआ। अडप्टेशन ऑफ एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आफ्टर द 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस। 1991 में इंडिया एक सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म होने की कगार पे थे और इकोनॉमी को बचाने के लिए बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत थी। तभी गवर्नमेंट ने एलपीजी पॉलिसीज लाई। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि इंडियन इकोनॉमी में प्राइवेट बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन कम कर गई। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट ओन कंपनी जो पीएसयू था उसका कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देना शुरू कर देना। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि इंडियन मार्केट को इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन कर दिया गया। तो ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है एलपीजी, जो 1991 में शुरू हुआ। इस वक्त अगर जीडीपी की ग्रोथ रेट देखें हम लोग, तो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो 1991 के रिफॉर्म के बाद इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पे एक नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देखने को मिला। 8 5 ईयर प्लान 19, अगर आप देखेंगे ये 8 5 ईयर प्लान जो 1992 और 1957 में, उसमें ग्रोथ रेट 6.7% पहुंच गया और 55.3% ड्यूरिंग द 9th 5 ईयर प्लान्स। लेकिन उसके बाद फिर घट करके फिर से क्या आ गया 5.3 में, लेकिन फिर उसके बाद ये बढ़ करके 7.6 ड्यूरिंग द 10th 5 ईयर प्लान, यहाँ तक में ये 7 पॉइंट पर आ गया। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और रिफॉर्म के इम्प्लीमेंटेशन के जो चैलेंज के कारण थे वो ग्रोथ थोड़ा सा स्लो भी हुआ है। कब, ये यहाँ पर, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे रिफॉर्म हुए थे, बहुत सारे चैलेंजेस भी आए थे। लेकिन 10th 5 ईयर प्लान्स में जीडीपी को वापस से इस पीरियड में फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक बन गया और आईटी और आउटसोर्सिंग जो सेक्टर थे वो ग्लोबल लेवल पर डोमिनेट करने लगे, जैसे टीसीएस वगैरह, इन्फोसिस वगैरह।
आने लगे। तो ये कारण था इसमें करने का। अब बात करते हैं कि जो क्राइसिस हम लोगों ने देखा 2008 में लेमन क्राइसिस, वो एक बहुत ही क्राइसिस था और बहुत बुरा दौर गुजर रहा था उस वक्त इंडियन इकोनॉमी के लिए। लेमन क्राइसिस एंड फिजिकल स्टिमुलेशन, हम लोग सबको ही पता है कि लेमन ब्रदर वाले केस के बारे में 2008 में दुनिया के एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरी, जो कि लेमन ब्रदर क्राइसिस के नाम से जानते हैं। इसका असर इंडिया के इकोनॉमी पे भी पड़ा, ग्रोथ स्लो होने लगी। पर से प्रॉब्लम टैकल करने के लिए गवर्नमेंट और आरबीआई ने कुछ कदम भी उठाए। सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, 1.86 लाख करोड़ फिजिकल स्टिमुलेशन दिया। क्या किया, गवर्नमेंट लॉन्च अ फिजिकल स्टिमुलेशन पैकेज फॉर 1.6 लाख करोड़, मीन्स 3.5% ऑफ जीडीपी। इतना क्या किया, स्टिमुलेशन दिया एक्सपेंडिंग के लिए। आरबीआई ने भी इंजेक्ट किया 5.6 लाख करोड़, 9% ऑफ द जीडीपी इन लिक्विडिटी, इसमें इंजेक्ट किया ताकि इंडियन की इकोनॉमी को बचाया जा सके। तो सबसे पहले गवर्नमेंट का क्या था, 1.86 लाख करोड़ जो है फिजिकल स्टिमुलेशन दिया गया, जो जीडीपी का कितना था 3.5%, ताकि इंडस्ट्री और जॉब को थोड़ा बूस्ट मिले। और साथ ही आरबीआई ने भी क्या किया कि 5.6 करोड़ जीडीपी का 9% जो लिक्विडिटी है वो इंजेक्ट किया, जिससे बैंक और बिजनेस को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला कि लिक्विडिटी है, अब आप लोन दे सकते हैं, वो लोन खरीद सकते हैं, तो जॉब आएगा, इकॉनमी में पैसा आएगा और फिर जॉब आएगा। तो ये था हमारा ये 2008 तक का सफर। इस चैप्टर में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। बाकी के जो करंट डेटा हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मतलब इससे रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक्स से जो रियल डेटा हैं, जो करंट अफेयर्स में आएंगे, वो हम लोग करंट अफेयर में देखेंगे। तो ये वीडियो आप देखें, ये चैप्टर फर्स्ट था, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर से रहते हैं इसमें। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ऑल द बेस्ट।